on my YouTube channel. Today is 5th of June and as you know today is a World Environment Day and that is a very important day for us. So this day is not meant only to just have the status कि आप केवल स्टेटस लगा दीजिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बट दिस डे यू हैव टू कंसीडर इट. आपको इसको और भी दूसरे तरह से कंसीडर करना पड़ेगा कि व्हाट कैन वी डू. ठीक है, जब भी कोई डे आता है तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उस डे के लिए बहुत कुछ बताते हैं, बट यू हैव टू डू. आपको केवल शो नहीं करना है कि टुडे इज़ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो स्टेटस लगा दिया, दैट्स इट. ठीक है, क्या आपने कभी ये सोचा कि चलो जितने भी दिन हमने लॉकडाउन में अपने घर पे रहे क्या हमने 2 प्लांट 5 प्लांट 10 प्लांट लगाएं कि नहीं लगाएं. ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, कुछ अपनी एंथुजियाज़म दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, बहुत अच्छी बात है, हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अवेयर करें. ठीक है, और ख़ुद भी उसके तरफ बढ़ें. ठीक है, इसी कोट के साथ, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं. और आपको पता है कि वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. इन दैट पार्ट वी हैव फिनिश इम्यूनिटी, जिसमें हम लोग ने इम्यूनिटी ख़त्म कर दी है. इम्यूनिटी के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा. देन आई टोल्ड यू अबाउट द एलर्जी, देन एड्स. ये दोनों डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर ड्रेडफुल डिजीज़ जो आजकल की सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट डिजीज़ है. सब मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली लोग जानते हैं उसके बारे में, एंड दैट नेम इज़ कैंसर, जिसका नाम क्या है, कैंसर. एवरीवन नो, एवरीवन इज़ फैमिलियर विद द कैंसर. आपने सुना होगा कि किसी को कैंसर हो गया. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कैंसर हो जाता है. अभी जल्दी में कौन से क्रिकेटर थे जिनको कैंसर हो गया था, युवराज सिंह. ठीक है, अभी जल्दी में एक एक्ट्रेस थी जिनको कैंसर था, जिनका नाम था सोनाली बेंद्रे. और अभी जल्दी में एक एक्टर की डेथ भी हुई है. ही वॉज़ वेरी फेमस एक्टर, वेरी आई थिंक रोल मॉडल थे, बहुत लोग उनको एडमायर भी करते थे, इरफान खान को. ठीक है, वो उनकी भी डेथ किसकी वजह से हुई, कैंसर की वजह से हुई. तो ये ड्रेडफुल डिजीज़ है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज़ अ ड्रेडफुल डिजीज़. ये ड्रेडफुल डिजीज़ है and we are going to study about the cancer. So here on this platform you will come to know about different aspect, different things about the cancer. कैंसर के बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पे पता लगेगा. स्टार्ट करते हैं, कैंसर होता क्या है, कि व्हाट इज़ कैंसर. देखो कैंसर कभी कभी हम ऐसे भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार ये एकदम कैंसर की तरह बढ़ रहा है. कोई चीज़ अगर एकदम बढ़ रही है, अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में भी हम यूज़ कर लेते हैं. इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि सेल डिवीज़न का फीचर. सबसे पहले सेल डिवीज़न के कैरेक्टरिस्टिक को समझना होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीज़न, तुम्हें पता है कि जो सेल डिवाइड करती हैं दे डिवाइड इन अ कंट्रोल मैनर. ये कंट्रोल मैनर में डिवाइड करती हैं. कंट्रोल मैनर इन द सेंस कि जैसे एक सेल है तो वो एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगी, इस तरह से है ना, 2 सेल्स बनेंगी. वो भी एक टाइम इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा जिसमें ये सेल्स डिवाइड करेंगी. ठीक है, तो ये जो सेल डिवीज़न होता है हमारे बॉडी में, ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है. ठीक है, इसको पूरी तरह से हमारी जो जेनेटिक मैकेनिज़्म है वो इसको कंट्रोल किए रहती है. अब मान लो अगर यही सेल डिवीज़न, जैसे ये सेल डिवीज़न है, अब यही सेल डिवीज़न मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाए, ऐसे बहुत सारी सेल्स डिवाइड होकर फॉर्म करने लगे, ऐसे बहुत ढेर सारी सेल्स बन जाए. ठीक है, अब हो क्या रहा है कि सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहे हैं, इन पर कोई कंट्रोल है ही नहीं. इसी जो सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं अनकंट्रोल्ड वे में, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है डिवीज़न पे, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर. तो इसीलिए मैंने बोला कि कैंसर का मतलब क्या होता है, बढ़ते जाना. तो अगर तुम्हें, आपने 11th में पढ़ा है सेल डिवीज़न, जैसे एक सेल जो है ह्यूमन की, एक सेल लगभग उसकी जो पूरी सेल साइकिल होती है वो 24 आवर की होती है. मतलब 24 आवर में इफ़ एनी सेल इज़ गोइंग टू डिवाइड दैट विल डिवाइड इन 24 आवर. वो 24 आवर में डिवाइड करेगी. ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी घर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी फैमिली में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो जैसे मान लो पर ईयर या हर 2 साल में एक बेबी हो रहा है. ठीक है, इस तरह से मान लो अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इस तरह से उस फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन अगर इसी फैमिली की पॉपुलेशन कैसे बढ़ने लगे, पता लगा एक साल में 10 लोग ऐड हो जाएं, 20 मेंबर्स ऐड हो जाएं, 30 मेंबर्स ऐड हो जाएं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी स्टारवेशन की. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कंपटीशन की. उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगेगा, वो एक दूसरे को स्टार्व करने लगेंगे, स्टारवेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारी सेल्स के साथ भी हो सकती है कि अगर किसी बॉडी में कोई भी सेल्स हैं, उनका जो डिवीज़न है वो कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रहा है, वो अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में जो सेल्स के नंबर हैं, जो डॉटर सेल्स के नंबर हैं, दे विल इंक्रीज इन अ वेरी हैजनली मैनर, बहुत तेज़ बढ़ेंगे. अब इस फिगर में समझ सकते हो, ये नॉर्मल सेल है,
नॉर्मल सेल ने सेल डिवीज़न किया, इस तरह से आराम से डिवाइड करके और डिफरेंशिएशन हो रहा है। इन सेल्स का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। समझ में, डिफरेंशिएशन मतलब कोई ना कोई ये पार्ट बना ले रहे हैं या टिश्यू बना ले रहे हैं, उसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, डिफरेंशिएशन। तो फिर से समझो, वेन एवर एनी नॉर्मल सेल डिवाइड, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ते हैं बट आफ्टर ऑल इवेंचुअली दे क्या हो जाते हैं, दे डिफरेंशिएट, इवेंचुअली उनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन में देखो, नॉर्मल सेल तो थी, इसमें कोई चेंज आ गया, इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, कोई चेंज आ गया, जिस चेंज लिखा है ना, चेंज को हम क्या बुला सकते हैं, म्यूटेशन। अब ये कैंसेरियस सेल डिवीज़न होने लगा, कैंसेरियस मतलब अनकंट्रोल्ड होने लगा, अनकंट्रोल्ड देखो हो गया, ये पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गया और इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर, मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि नॉर्मल जो सेल डिवीज़न है उसमें जो सेल्स डिवाइड होते हैं, एक तो वो कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं और दूसरा व्हेन दे डिवाइड दे फॉर्म, डिफरेंशिएशन उनमें होता है एंड दे फॉर्म अ पर्टिकुलर टिश्यू बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैंसेरियस सेल्स होती हैं, व्हेन दे डिवाइड इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर, सबसे पहला तो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती हैं और दूसरा उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। समझ में आया, ठीक है। और ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देती हैं जिससे उनको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा मिलने लगती है और उसी के वजह से ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इनके नंबर्स काफ़ी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ कैंसर्स के बारे में ये क्लियर हो गया कि कैंसर एक क्या है, कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे डीएनए, जैसे हमारे सेल्स में जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और जो रेप्लिकेशन होता है वो सेलुलर मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से सेल्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं यही कहूँगा कि जब सेल्स जो है अनकंट्रोल डिवीज़न करती हैं तो डीएनए पागल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम से ही देखो पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट और इनहिबिशन। तो जो सेल्स होती हैं वो दूसरे सेल्स को अनकंट्रोल डिवीज़न से रोकती हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके उनको अनकंट्रोल डिवीज़न से इनहिबिट करती हैं। ये सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल है तो वो दूसरी सेल्स को अनकंट्रोल डिवीज़न से रोकती है, स्टॉप, मतलब उसको रेजिस्ट करती है, उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। अगर यही प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है, जो अभी मैंने बताया कि जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो लॉस हो जाए, अगर वो ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल्स है वो अनकंट्रोल डिवीज़न शो करने लगेगा और उसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, कैंसर बुलाते हैं। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं आगे कि कैंसर क्या होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। तो अभी मैंने कैंसर का केवल एक सिंपल सी चीज़ बताई कि कैंसर होता क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। कैंसर ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, मैलिग्नेंट मतलब जो बढ़े। देखो नियोप्लाज्म जो होता है वो कैंसेरियस सेल्स का सिनोनिमस है, ठीक है, मतलब हम नियोप्लाज्म भी बुला सकते हैं। इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स, प्रोलीफरेशन मतलब बढ़ना, ठीक है, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। अभी मैंने बताया ना आपको कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आपने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था प्लांट में, कि जब प्लांट में टिश्यूज़ का, सेल्स का डिवीज़न होता है तो वो कोई ना कोई टिश्यू बना लेते हैं, कोई ना कोई ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कॉर्टेक्स बना लेते हैं, जाइलम बना लेते हैं, फ्लोएम बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, डिफरेंशिएशन। सेम एज़ हमारे बॉडी में भी सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जो कैंसेरियस सेल्स होती हैं, जो नियोप्लाज्म सेल्स होती हैं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब केवल सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। इट कॉमनली ओरिजिनेट इन द टिश्यू वेयर माइटोसिस, मोस्टली सेल जो कैंसर होता है वो माइटोटिकली जो डिवाइड करती हैं सेल्स उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है, जो माइटोसिसली रिपीटेड जिसमें डिवीज़न चला करता है, ऐसी सेल्स जिनमें रिपीटेड डिवीज़न चले उसमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो कैंसर सेल्स इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू, इनका एक नेचर होता है, जैसे मान लो ये कैंसेरियस सेल्स हैं और ये सराउंडिंग उनके जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करती हैं, इनको इन्वेड कर देती हैं और इनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो कैंसेरियस सेल्स का एक फीचर है कि वो सराउंडिंग टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड ड्यू टू कंट्रोल डिवीज़न एंड अबनॉर्मल ग्रोथ कॉल्ड ट्यूमर, आपने सुना होगा ना कि ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली ट्यूमर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कैंसर। ट्यूमर किसका रिज़ल्ट है, कैंसर का रिज़ल्ट है। तो जब भी कहीं पे भी कैंसर होता है तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं
वो एक लंप बना लेती है, मतलब मास बना लेती है, मतलब एग्रीगेट हो जाती हैं। उसी एग्रीगेशन को हम क्या बुलाते हैं? ट्यूमर बुलाते हैं। ठीक है, तो कैंसर, ट्यूमर इज़ अ रिजल्ट ऑफ कैंसर। ट्यूमर किसका कॉन्सिक्वेंस है? कैंसर का। अगर कहीं पे भी कैंसर हो रहा है तो कंफर्म है वहाँ पे क्या बनेगा? ट्यूमर। आपने ये वर्ड सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर सुना होगा, यूटेरस में ट्यूमर सुना होगा, ऐसे बहुत सारे ट्यूमर सुने होंगे आपने। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको, जिनको हम नियोप्लाज्म भी बुलाते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स भी बुलाते हैं, ठीक है, उनमें जब अनकंट्रोल डिवीज़न होता है वो डिफरेंशिएशन नहीं करती हैं तो अनकंट्रोल डिवीज़न करती हैं, और वो जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको भी स्टिमुलेट कर देती हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, अब देखो ट्यूमर क्या होता है? अगर कहीं पे भी कोई लंप हो जाए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट पार्ट जो है वो हार्ड होने लगता है, जो ब्रेस्ट में है, अगर वहाँ पे लंप बन रहा है, वहाँ पे कोई हार्ड मतलब टिश्यू हार्डिंग हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, तो उसका मतलब है हो सकता है वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्रेस्ट ट्यूमर हो। तो ट्यूमर इज़ एनी एबनॉर्मल स्वेलिंग लंप मतलब वो गांठ, जिसको हिंदी में गांठ बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं, और मास इन द बॉडी। द टर्म ट्यूमर इज सिनोनिमस विद नियोप्लाज्म। अभी मैंने बताया ना कि ट्यूमर या कैंसर को हम और क्या बुला सकते हैं? नियोप्लाज्म। तो कैंसेरियस सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल भी बुला सकते हैं। ये नोट कर लेना, ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, ये नियोप्लाज्म और नियोप्लास्टिक सेल्स। अब देखो, नियोप्लाज्म इज साइंटिफिक टर्म टू डिस्क्राइब एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स। अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना ये कि जेनेटिकली म्यूटेशन हो गया, जेनेटिकली चेंज हो गई। अभी तक तो ये नॉर्मल थी, लेकिन नॉर्मल होने के बाद ये क्या हो गई? जेनेटिकली अल्टर्ड हो गई। जब जेनेटिकली अल्टर्ड हो गई तो ये क्या हो गई? इनका डीएनए पगला गया। ठीक है, जब पगला गया, जब पागल हो गया, तो ये क्या कर रही हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीज़न कर रही हैं। ठीक है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं देखो, जो कैंसर के बाद जो ट्यूमर बनता है वो दो टाइप का होता है। ये तो एक होता है बिनाइंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपने मलेरिया जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था कि देर आर टू टाइप ऑफ मलेरिया, वन इज़ द बिनाइंग मलेरिया, अनदर वन इज़ द मैलिग्नेंट मलेरिया। जहाँ पे भी बिनाइंग वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कन्फाइन, मतलब वो बहुत कन्फाइन है, बहुत लिमिटेड होता है। उसके जो मतलब जो कैंसर सेल्स होती हैं वो लिमिटेड नंबर्स में होती हैं, लिमिटेड प्लेस पे होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है, अभी जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे मैलिग्नेंट, तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है बढ़ता चले जाना। जो चीज़ बढ़ती जाए उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, और जो कन्फाइन हो जाए उसको बुलाते हैं बिनाइन। ठीक है, तो एक ट्यूमर होता है, जैसे मैं आपको पहले एक ब्लैंक स्लाइड पर समझा दे रहा हूँ कि मैलिग्नेंट और बिनाइन मतलब होता क्या है। जैसे मान लो कोई सेल है, इसमें कैंसर हो गया, ये हो गई कैंसर सेल्स हो गई। कैंसर सेल्स को हम और क्या बुलाते हैं? नियोप्लाज्म सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स। अब इसमें कैंसर हो गया मतलब इनके सेल्स के नंबर बढ़ने लगे, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगा। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगा तो ये जिस भी पार्ट में कैंसेरियस सेल्स बन रही हैं ये यहीं पे कन्फाइन हो गई, दे आर नॉट मूविंग टू अदर ऑर्गन्स। ये कैंसेरियस सेल्स किसी और ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं कर रही हैं, किसी और सेल्स को कैंसेरियस सेल्स में चेंज करने के लिए स्टिमुलेट नहीं कर रही हैं। फिर से समझ लो, अगर कोई सेल है उसमें कैंसर हो गया तो सेल्स के नंबर बढ़ने लगेंगे। ये जब कैंसेरियस सेल्स में चेंज होगी तो ये जो कैंसेरियस सेल्स होंगी ये कन्फाइन हो जाएंगे, दे विल बी कन्फाइन टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ये किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइन रहेंगी। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है या होगा, ठीक है, तो ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये कन्फाइन रहता है ब्रेन तक। इट डज़ नॉट स्टिमुलेट अदर सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू द कैंसेरियस सेल्स। अगर ब्रेन ट्यूमर बन गया तो यहाँ के जो ट्यूमर हैं, मतलब यहाँ के जो कैंसेरियस सेल्स हैं, दे विल नॉट स्टिमुलेट अदर सेल्स टू बिकम कैंसेरियस सेल्स। समझ में आया? जैसे अगर मान लो ऐसे, और भी कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी को कोई डिजीज़ हो गई या किसी में कोई एविल आ गया, किसी में कोई एविल है, वो एविल उसी तक कन्फाइन है अगर, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई बुराई है और वो बुराई उसी के अंदर कन्फाइन है, वो एविल किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वो किसी और को नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर भी वो एविल फीचर आ जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बुला सकते हैं? बिनाइंग बुला सकते हैं। अगर वही एविल को हम मान ले ट्यूमर है तो इसी ट्यूमर को क्या बुलाएंगे? हम बिनाइंग ट्यूमर बुलाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल भी बता दिया। तो देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज सॉलिड नियोप्लाज्म और ट्यूमर दैट स्टॉप्स ग्रोइंग बाई इटसेल्फ एंड डज नॉट ग्रोइंग बाई इटसेल्फ एंड डज नॉट इन्वेड अदर टिश्यूज़। किसी और टिश्यू को इन्वेड नहीं करते हैं,
कन्फाइन रह जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे और वहीं पे कैंसर शो करते हैं, किसी और सेल्स को, किसी और टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन ट्यूमर इज़ द एग्जांपल ऑफ बेनाइन ट्यूमर। अब आ जाओ मैलिग्नेंट पे। मैलिग्नेंट को समझने के लिए फिर से मैं देखो एग्जांपल ले ले रहा हूँ। देखो अब जैसे अभी मैंने बताया ना कि जैसे किसी के पास कोई एविल है, ठीक है, कोई अगर किसी के पास बुराई है, अब वो बुराई क्या कर रहा है, लोगों को डिसेमिनेट कर रहा है, वो फैला रहा है। ठीक है, जैसे कोरोना अगर किसी के पास है और एक को कोरोना है तो 1 से 2 में ट्रांसफ़र हो गया, फिर 2 ने 4 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या है, मैलिग्नेंट है। समझ में, ये किस फॉर्म में आ गया है, मैलिग्नेंट फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही जब कैंसेरियस सेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी कैंसेरियस सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि स्लफ डॉफ्ट होती हैं। स्लफ डॉफ्ट मतलब जैसे सपोज़ ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये कैंसेरियस सेल्स हैं, इसको हम मान लें कैंसेरियस सेल्स हैं। इसमें एक सेल्स जो है वो स्लफ डॉफ्ट हो गई, कि स्लफ्ड हो गई मतलब यहाँ से रिलीज़ हो गई, यहाँ से रिलीज़ हो गई और किसी टिश्यू में जाके लॉज हो गई। लॉज मतलब LODGED, लॉज। आपने सुना होगा, बहुत सारे लॉज होते हैं, होटल्स को लॉज भी बुलाते हैं, जहाँ पे लोग ठहरते हैं, जहाँ पे रुकते हैं। तो अगर कोई कैंसेरियस सेल स्लफ डॉफ्ट होके मतलब यहाँ से टूट के किसी टिश्यू या किसी सेल्स में जाके लॉज हो गई, लॉज मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो उस टिश्यू को भी कैंसेरियस सेल्स में चेंज कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो कैंसेरियस सेल्स हैं वो एक प्लेस पे कन्फाइन नहीं है, दे आर इन्वेडिंग अदर टिश्यू, वो अदर टिश्यू को भी इन्वेड कर रहे हैं, अदर ऑर्गन्स को भी इन्वेड कर रहे हैं और उनको भी कैंसेरियस सेल्स में चेंज कर दे रहे हैं। समझ में आए? तो इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट ट्यूपर या न्यूप्लाज्म क्या होता है, आर अ मास ऑफ प्रोलीफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को भी क्या करने लगती हैं, डैमेज करने लगती हैं, उनको भी कैंसेरियस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने लगती हैं। और इस टाइप के जो कैंसर होते हैं वो बॉडी में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, एंड वेन एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी, जहाँ पे भी लॉज मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट न्यू ट्यूमर, और वहाँ पे नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस आप वैसे भी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कन्फाइन ना हो के वो लोगों तक बढ़ रही है, जैसे कोरोना वायरस इन द मेटास्टेसिस कंडीशन, तो इसी कंडीशन को मेटास्टेसिस कंडीशन बुलाते हैं। जब कोई भी पार्ट एक जगह कन्फाइन ना होके दूसरी जगह जाए और उनको भी स्टिमुलेट कर दे, तो ऐसी कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कंडीशन बुलाते हैं। और याद रखना हमेशा मेटास्टेसिस कंडीशन ट्यूमर में जनरेट होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में होगा, कभी भी बिनाइन ट्यूमर में नहीं होगा। जैसे ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर क्या होता है, एक प्लेस पे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो अदर जो ब्लड की सेल्स हैं उनको भी कैंसेरियस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। तो आपको दो चीज़ें पता लग गई कि व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर होता क्या है, एंड ये याद रखना कि हर वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस है और जो डिवाइड कर सकती है उसमें कैंसर हो सकता है। तो आपने बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर सुने होंगे, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को लंग कैंसर हो जाता है, किसी को यूटेरस में कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, मतलब डिफरेंट, किसी को लीवर में कैंसर हो जाता है, किडनी में कैंसर हो जाता है। मतलब कोई भी बॉडी पार्ट में कोई भी सेल्स ऐसी नहीं है जिसमें कैंसर ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता या जो डिवाइड नहीं करती, तो उनमें कैंसर होने के चांसेस रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे अगर हम RBC का एग्जाम्पल लें, तुम्हें पता है कि RBC रेड ब्लड सेल्स मैच्योर RBC डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो भी ब्लड कैंसर आप जानते हो ना, वो RBC में नहीं होता, वो WBC में होता है। याद रखना, वो हमेशा ल्यूकोसाइट्स में होता है, RBC में कैंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि RBC में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो ये डिवाइड क्या करेंगी। तो याद रखना, हर एक वो पार्ट, हर एक वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है एंड दे आर प्रोमिनेंट टू डिवाइड, अगर वो डिवीज़न करती हैं तो दे आर सस्पेक्टेबल, वो सस्पेक्टेबल हैं कि उनमें कैंसर होने के चांसेस होंगे। ये प्रिंसिपल है, ये बेसिक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम आपके लिए लगा दिए जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स देख रहे हो, और ये देखो यहाँ पे मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगा, और ये क्या हो गई, ट्यूमर, रैपिडली ग्रोइंग इन्वेडिंग सेल्स। अब ये रैपिडली ग्रो होने लगी, और ये देखो यहाँ से स्लफ डॉफ्ट हो गई,
अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सेल यहाँ से क्या हो गई, स्लफ्ड ऑफ, स्लफ्ड ऑफ मतलब यहाँ से निकल गई। यहाँ से निकलने के बाद ये दूसरे ऑर्गन को टारगेट बनाएगी और उसको भी इसी की तरह स्टिमुलेट कर देगी, उसको भी इसी तरह से डिवीज़न उसमें भी होने लगेगा। ठीक है, तो कैंसर ब्रेक थ्रू द मेम्ब्रेन एंड कैंसर सेल डिटैच, यहाँ से डिटैच हो जाएंगे जिसको हम स्लफ्ड ऑफ बोलते हैं। और जहाँ पे भी जाके लॉज होंगे, लॉज मतलब जहाँ पे भी जाके ये इकट्ठा होंगी, लॉज होंगी, ठीक है, उनको भी स्टिमुलेट कर देंगी, किसमें, कैंसेरियस सेल्स में। तो इस तरह से किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो वो स्लफ्ड ऑफ होके दूसरे पार्ट को भी कैंसेरियस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसी ट्यूमर को हम क्या बुलाते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बुलाते हैं। और इसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं, मेटास्टेसिस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए ड्रेडफुल डिजीज़ है ये। ठीक है, आजकल आप ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र करने लगे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं कैंसर सेल्स के, तब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर। ठीक है, द कैंसर सेल्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। इनको और कोई फैक्टर नहीं चाहिए, इनको और कोई अलग से, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब हो गया अलग से, कोई बाहर से कोई फैक्टर नहीं चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। दूसरा, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द सेल साइकिल, कोई सेल साइकिल पे कंट्रोल नहीं रह जाता। जैसे आपने 11th में पढ़ा है कि जो सेल साइकिल होती है, इंटरफेज़ होता है, प्रोफेज़ होता है, मेटाफेज़ होता है, ये सब कंट्रोल्ड वे में काम करती हैं। लेकिन इन सेल्स पे अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं ये, और ये बार बार रिपीटेड रिवीजन शो करती हैं। मेलानिन मतलब होता है जो हमारे स्किन पे जो कलर प्रोवाइड कराता है, उस पिगमेंट को मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। म्यूकस, फैट ड्रॉपलेट्स आर मोर, इसमें ज़्यादा हो जाती हैं। जब भी कोई सेल्स, नॉर्मल सेल्स कैंसेरियस सेल्स में चेंज हो जाती हैं तो उसमें मेलानिन बढ़ जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है, और फैट ड्रॉपलेट्स ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, एंड द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी बिकम फीवर इन कैंसर सेल्स। ठीक है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब मेलानिन, म्यूकस और फैट ड्रॉपलेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द सेल्स डोंट अंडरगो द डिफरेंशिएशन, ये मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बताया था कि ये जो कैंसेरियस सेल्स होती हैं इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। टू सपोर्ट दियर ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ है, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा सेलुलर कोई फैक्टर तो चाहिए नहीं, तो ये क्या करती हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करती है, ये कोई सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं, जिससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैंसेरियस सेल्स में ब्रांच हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं। फिर से ध्यान से समझो, जैसे फिर से मैं ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। देखो, जैसे ये कोई कैंसेरियस सेल्स हैं, ठीक है, अब इनको ग्रोथ के लिए ब्लड चाहिए, इनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये क्या करती हैं, कोई सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं, जिससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं और इनको ब्लड की सप्लाई देने लगती हैं। जब इनको ब्लड की सप्लाई मिलती है तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिवीज़न, मतलब और आगे बढ़ सकते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स ब्रांच हो जाती हैं कैंसेरियस टिश्यू में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वैस्कुलराइजेशन। वैस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड वेसल्स की जो ब्रांचेस हैं उनका बढ़ जाना, और ब्लड की सप्लाई इनकी कैंसेरियस सेल्स में ये ज़्यादा कर देती हैं। द एबिलिटी टू इंड्यूस ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, ये ब्लड वेसल्स की भी फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। तो जब कैंसेरियस सेल्स बन जाती हैं तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कैंसेरियस सेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेल डेथ इज़ इनहिबिटेड, इमोर्टल हो जाती हैं ये जो कैंसेरियस सेल्स हो जाती हैं। अगर ये मर जाएं तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे बॉडी में या किसी की भी बॉडी में अगर कैंसेरियस सेल्स हैं और वो अगर मर जाएं, उनकी डेथ हो जाए, तब तो बेटर है, तब तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये सेल्स क्या हो जाती हैं, इमोर्टल हो जाती हैं, इनकी डेथ नहीं होती जल्दी। ठीक है, जब डेथ नहीं होती तो ये फैलती रहती हैं और हमारी बॉडी में कई सारी कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैंसेरियस सेल्स। तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आगे कि भाई क्या होता है, व्हाट आर द काजेस, काजेस क्या होते हैं, या टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होता है। आज हम लोग केवल टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ेंगे। काजेस ऑफ कैंसर नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर।
ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पे आप प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लगा दिया है। देखो, एक कैंसर होता है जिसका नाम होता है सैरकोमास। सैरकोमा मतलब ये कैंसर हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में होगा। और तुम्हें पता है हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, टेंडन होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अगर इनमें कैंसर हो रहा है तो उसको बुलाते हैं सैरकोमा। अब देखो, लिम्फोमास, अगर लिम्फ टिश्यू में कैंसर हो रहा है, लिम्फोमा से बना लिम्फ, अगर लिम्फ में कैंसर हो रहा है तो उसको बुलाते हैं लिम्फोमा। अगर बोन में कैंसर हो रहा है, आपने सुना होगा ना, बोन में भी कैंसर हो जाता है, तो उसको बुलाते हैं ओस्टियोमा। ओस्टियोमा मतलब बोन कैंसर। उसके बाद अगर एडिपोज टिश्यू में कैंसर हो रहा है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज जो सेल्स होती हैं जो फैट स्टोरेज करती हैं, अगर उनमें कैंसर हो रहा है तो उसको बुलाते हैं लिपोमा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सैरकोमास हो गए। लिम्फोमा लिम्फ में हो रहा है, ओस्टिमा बोन में हो रहा है, और लाइपोमास एडिपोज टिश्यूज़ में हो रहा है। उसके बाद एक होता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमा मतलब इसमें ब्रेस्ट, इसमें जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनमें कैंसर होता है। कार्सिनोमा किस में होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर या स्टमक कैंसर। ये सब किसके टाइप हैं? कार्सिनोमास के टाइप है, और ये मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज़ में कैंसर काज करते हैं। उसके बाद आ जाओ ल्यूकेमिया, ये तो आपको पता ही होगा, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। और अभी मैंने बताया ब्लड कैंसर कभी भी आरबीसी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी में होता है। जर्म सेल का भी ट्यूमर होता है। जर्म सेल मतलब जब वो फीटस होता है, फीटस में तुम्हें पता है जर्म सेल्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सब जर्म सेल्स होती हैं। तो जर्म सेल में भी कैंसर हो सकता है, जिसको हम टोटियोपोटेंट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जब एडल्ट होती हैं तो मोस्ट ऑफन इन टेस्टिकल्स, मतलब जो टेस्टिस होता है उसमें, और ओवरी में कैंसर हो जाता है। फिर ब्लास्टिक ट्यूमर होता है। ब्लास्टिक ट्यूमर मतलब वही जो ब्लास्टुला होता है, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, जो हमारी जर्म लेयर होती है उसमें भी ये कैंसर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लास्टिक ट्यूमर। एक होता है माइलोमा। माइलोमा मतलब बी लिम्फोसाइट्स में भी कैंसर हो जाता है। बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं उसमें भी कैंसर हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मा सेल्स का कैंसर बोलते हैं। और लास्ट है मेलेनोमा। मेलेनोमा में जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं, जो हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन करते हैं, उनमें कैंसर हो जाता है, उसको बुलाते हैं मेलेनोमा। तो ये टाइप ऑफ कैंसर हो गए। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, और मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पेस्ट कर दिया जिससे आपको ये पता लग जाए कि कितने टाइप के कैंसर होते हैं। इसको जो आपको नोट्स बहुत ज़्यादा इसके बनाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस इसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सो कैंसर के बारे में मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया, और टाइप्स ऑफ कैंसर बताया, ट्यूमर के बारे में बताया, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर देयर। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, कैसे कैंसर होता है, कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, और कैसे कैंसर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कि किसी को अगर कैंसर है तो हम कैसे जान सकते हैं कि उसको कैंसर हो सकता है या कैंसर होने के चांसेस हैं। समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे मैंने कल भी बोला था कि आप लोग अपने मोबाइल पे मेरे चैनल का, मेरे इस लिंक को आप स्टेटस में ज़रूर लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगाया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया। इसका मतलब है या तो आप वीडियो नहीं देख रहे हो, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, सो आपको मैं ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग अपने मोबाइल पे इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करोगे। ठीक है, ज़रूर स्टेटस लगाओगे, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैंसर के बारे में स्टडी कर पाएँ। ठीक है, और उनको काफ़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि हम लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो हमारी फैमिली है बायोलॉजी। हमारी जो फैमिली है वो बायोलॉजी है भाई। ठीक है, और हम लोग हर एक जितने भी हमारे बायोलॉजी के मेंबर्स हैं उन सबको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन नाउ। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।